स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 11th में यूनिट 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द आयनिक रेडियस ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव फॉलोज द ऑर्डर। हमको इस क्वेश्चन में ये जो आयंस हैं N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसकी हमको आयनिक त्रिज्या का क्रम बताना है। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव में हमको आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताना है। तो डियर, ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE नीट है ना, और अदर बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा IIT, नीट, JEE और अदर बोर्ड एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है डियर, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पर डिपेंड है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस क्या होते हैं। ऐसे स्पीसीज और आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, हिंदी में सम इलेक्ट्रॉनिक आयन। ऐसी स्पीसीज या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक समान हो किंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। ठीक है डियर, चलिए अब हमारे सामने ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे सामने क्या क्या गिवन है। हमारे सामने है N3 नेगेटिव, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर O2 नेगेटिव, फिर हमको दिया हुआ है यहाँ पर F नेगेटिव, और फिर हमको दिया है यहाँ पर Na पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो डियर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको एटॉमिक नंबर सबके तो पता ही होंगे। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है डियर 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9 और सोडियम का होता है 11। ठीक है, अब आपको पता है प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। धनात्मक चिन्ह का अर्थ है इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, अब आपको पता है एक बात हमेशा डियर स्टूडेंट्स दिमाग में रखना कि प्लस माइनस करने पर इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा कांस्टेंट होते हैं। ये याद रखना, प्लस करो तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, माइनस करो तो भी प्रोटॉन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा आप, P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पूंछ ऑफ द कुत्ता। जिस तरह से कुत्ते की पूंछ टेढ़ी टेढ़ी रहती है उसको हम सीधा नहीं कर सकते, उसी तरह से किसी भी एटम में हम प्लस करें या माइनस करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, प्रोटॉन की संख्या हमेशा उसमें स्थिर होती है। सिर्फ परिवर्तन होता है तो किस में होता है, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक डियर, अब देखिए यह N3 नेगेटिव हम कर चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 7 तो पहले ही था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे डियर, यहाँ पर मैं आपके लिए अलग से लिख देता हूँ। ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर, ताकि आप दिमाग में रखें। अब देखो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ठीक है, और इधर डियर में क्या करूँगा, आपको प्रोटॉन लिख के बताऊंगा। ठीक है, यस। अब देखिए 7 तो एटॉमिक नंबर होते ही है, 3 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे इसमें, 10, 8, 2 इसमें ऐड कर दो कितने हो जाएंगे, 10, 9 होता है, एक ऐड कर दो कितने हो जाएंगे, 10। अब Na का 11 होता है, प्लस का मतलब डिक्रीज करना है, कम करना है इसमें, तो 11 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 10। तो आपने देखा डियर, इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एक समान है। ये ऐसे आयंस हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो इनको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, मैंने बताया कांस्टेंट होते हैं। कितने होते हैं, सुनो, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितना परमाणु क्रमांक दिखाई दे रहा है, वही उसके प्रोटॉनों की संख्या है। देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 7, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8, यहाँ कितनी हो जाएगी, 9, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 11। ठीक डियर, अब देखिए
यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस का क्वेश्चन है, इनमें सभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या इनके डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। लिख देता हूं मैं यहां पर, इंक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुनिए, इलेक्ट्रॉन की तुलना में अगर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है तो उसमें आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाभिक आवेश भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपको पता है जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, परमाणु आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम डिक्रीज एटॉमिक साइज, ये हो जाएगा डिक्रीज एटॉमिक साइज। अब ये हमेशा के लिए दिमाग में रख लो, ये हमेशा ही होता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जिसमें जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, 11 है। अब देखो सबसे ज़्यादा 11 ही है यहाँ पर, इधर 7 है, 8 है, 9 है, इधर 11 है। इसका मतलब क्या निकला कि Na पॉजिटिव का साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो हमने क्या किया डियर, हमने यहाँ पर देखिए आपके लिए मैंने यहाँ लिख के बताया कि Na पॉजिटिव का साइज यहाँ पर क्या सबसे छोटा है। इसके बाद 11 से कम प्रोटॉन कहाँ पर हैं, ये देखिए F नेगेटिव में कितने, 9। ठीक है, तो अब Na पॉजिटिव के बाद किसका साइज बड़ा रहेगा, इसका। ठीक है, कौन है ये, F नेगेटिव। तो हमने इस तरह से साइन बना दिया। ठीक, अब F नेगेटिव के बाद आप देख सकते हो प्रोटॉन किस में ज़्यादा है, इस O2 नेगेटिव में। कितने, भाई सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा हूँ। पहले 11 आपने देखा, सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही, सबसे ज़्यादा प्रोटॉन कहाँ पर है, यहाँ पर। बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पर है इसलिए इसका साइज़ क्या होगा, सबसे छोटा होगा। फिर उससे बड़ा साइज़ किसका होगा, इसका। फिर उससे बड़ा किसका होगा, इसका। फिर उससे बड़ा साइज़ किसका होगा, इसका। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर आप इधर से इधर आएंगे तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहा है। तो साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, इधर घटेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले जितना छोटा साइज है उसको मैंने पहले ले लिया, यानी पहले मैंने इसको ले लिया, कौन है, Na पॉजिटिव। फिर मैं 9 पर कौन है, F नेगेटिव। फिर 8 पर कौन है, O2। ये देखिए डियर, मैंने O2 नेगेटिव को ले लिया, यानी O2 नेगेटिव को ले लिया। फिर 7 पर कौन है, N3 नेगेटिव। और फिर लास्ट में मैंने किसको ले लिया डियर, ये देखिए, ये N3 नेगेटिव को ले लिया। तो हमारे पास ऑर्डर क्या है डियर, ये आ गया, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर आ चुका है। यानी कि ये सबसे स्मॉल और ये सबसे लार्ज, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। अब देखिए इनमें ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इसका फर्स्ट ही आंसर है इसका। अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये फर्स्ट इसका आंसर है। दिस 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 एंड यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। ये देखिए Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। ये इसका आंसर क्या है डियर, फर्स्ट। तो हम फर्स्ट पे क्या कर देते हैं, टिक लगा देते हैं। क्लियर डियर, यस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें जो ऑप्शन है 4, इसमें सबसे छोटा साइज किसका है, यानी स्मॉल साइज किसका है, सबसे छोटा आकार किसका है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको बताने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है डियर 13। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यहाँ पर, जस्ट मोमेंट, चलिए शुरू करते हैं। इधर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम लिखा मैंने यहाँ पर, और एल्यूमिनियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। ये मैंने इतना लिख लिया। अब हम क्वेश्चन को एक बार देख लें। चलो क्या क्या है, पहले तो एल्यूमिनियम ही है, फिर सिंगल प्लस वाला है, फिर 2 प्लस वाला है, फिर
3+ वाला है। अब आपके सामने हमने चारों ऑप्शन को लिख लिया। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। आपको पता है ये न्यूट्रल एटम है, यानी उदासीन परमाणु है। तो न्यूट्रल एटम उदासीन परमाणु में क्या होता है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो कितना 13 है डियर ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना होगा डियर 13, और प्रोटॉन भी क्या होगा डियर इसका 13 ही होगा। अब आपको पता है यहाँ प्लस लग गया, तो प्लस लगने से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसका कम हो गया, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे डियर 12। यहाँ पर 2+ होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने 2 कम कर दो 13 में से, तो यहाँ हो जाएगा कितना 11। अब यहाँ 3+ है, 3 कम कर दो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ये 10। मगर मैंने आपको क्या बताया P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पूंछ ऑफ द कुत्ता, यानी कि प्रोटॉन कांस्टेंट होते हैं हमेशा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, कितने 13। तो बस अब सब जगह लिख देते हैं हम प्रोटॉन 13, प्रोटॉन 13 और प्रोटॉन 13। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में क्या है सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। तो डियर याद रखिएगा कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर लेस अट्रैक्शन होगा, यानी कि मोर रिपल्शन होगा, यानी कि अधिक प्रतिकर्षण होगा। मोर रिपल्शन, मोर रिपल्शन मतलब अधिक प्रतिकर्षण होगा। और आपको पता है कि जब मोर रिपल्शन होगा तो न्यूक्लियर चार्ज, नाभिक आवेश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए नाभिक आवेश क्या हो गया कम, और आपको पता है एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, परमाणु आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इंक्रीज, इंक्रीज है ना एटॉमिक साइज, क्या हो जाएगा इंक्रीज एटॉमिक साइज। अब आपको ये देखना है कि इन चारों ऑप्शन में जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसका एटॉमिक साइज क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो आप देखिए 13 वाला है तो सबसे पहले अपन बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये कौन है ये एल्यूमिनियम। तो डियर ये देखिए मैं यहाँ लिख कहीं पे भी लिख देता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखना पहले मैंने सबसे बड़ा साइज ले लिया, एक मिनट, सबसे बड़ा साइज किसका एल्यूमिनियम का, इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन 13, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रोटॉन सबसे ज़्यादा, प्रोटॉन तो सभी में सेम ही है मगर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में एल्यूमिनियम में, तो सबसे बड़ा साइज जो होगा वो किसका होगा एल्यूमिनियम का होगा। तो इसके आंसर मैंने यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ पर यहाँ पर देखना, ये सबसे बड़ा साइज मैंने किसका लिख दिया एल्यूमिनियम का, ये सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। अब इससे छोटा कौन होगा, चलो देखते हैं इससे छोटा कौन। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने 12 हैं किस में L+ में, तो अब आएगा कौन Al+ आएगा। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ 11 है, अब ये वाला आएगा, ये कौन है एल्यूमिनियम 2+, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने Al2+ लिख दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितने 10 हैं, यानी कौन आएगा Al3 पॉजिटिव, तो अब यहाँ पर आएगा कौन Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई डियर, क्या कि सबसे छोटा साइज किसका होगा Al3 पॉजिटिव का, यानी सबसे छोटा साइज इसका होगा, ठीक है। देखो ना इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम है क्योंकि प्रोटॉन सब में क्या है सेम है। तो क्या देखते हैं इसके अंदर हम कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका साइज क्या होगा बड़ा होगा, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का साइज सबसे लार्ज होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसका साइज क्या होगा सबसे छोटा होगा, यानी किसमें एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा होगा। अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट साइज, तो इसका आंसर क्या होगा डियर डी। क्यों भाई, इसका आंसर क्या होगा डी, हमने डी पर क्या कर दिया साइन लगा दिया, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्मॉलेस्ट कैटायन इज। अब उनको देखना है कि स्मॉलेस्ट कैटायन इज, देखो कैटायन का मतलब पता है आपको क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो एनायन है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब इन तीन में से क्या हमको इसका आंसर बताना है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसे होता स्मॉलेस्ट आयन इज, तो फिर ये चारों ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो चारों को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखना ये Br नेगेटिव,
Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आपको पता है Br का 35 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 11 होता है, इसका 20 होता है और इसका 13 होता है। तो भाई 35 तो ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो सबसे बड़ा साइज तो क्या होगा, इसी का होगा। तो इसको तो हटा दो, इसको लेने से कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि उसने स्मॉलेस्ट पूछा है, अब कंपटीशन में कौन कौन बचे हैं, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव को भी देखो आप, Ca2 पॉजिटिव को देखो और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को देखो। तो यहाँ देखिए, इसको मैं करके दिखाई देता हूँ आपको, है ना डियर स्टूडेंट्स, इसको आप देख ही सकते हो। यहाँ पर देखो, देखो डियर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं आपके लिए कर देता हूँ। देखो सभी कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। ये देखिए Br नेगेटिव कर दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पर Na पॉजिटिव कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव कर दिया और यहाँ पर मैंने एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी कर दिया। अब डियर देखिए, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। Br का एटॉमिक नंबर होता है डियर 35, Na का होता है डियर 11 और Ca का कितना होता है डियर 20 और एल्यूमिनियम कितना होता है 13। ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। अब माइनस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डियर Br के लिए। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो Br नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 36, मगर प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो वही रहेंगे 35। अब यहाँ Na पॉजिटिव है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इस Na पॉजिटिव में। मैं Na पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। हम Ca2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, Ca का 20 होता है, 2 कम कर दो तो 18 बचा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, मगर प्रोटॉन कितने रहेंगे 20 ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम 3 प्लस है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 में से 3 डिक्रीज कर दो तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10, मगर प्रोटॉन कितना रहेगा 13 ही रहेगा। तो अब आप अगर इनके स्ट्रक्चर बनाओगे तो डियर देखिए, इसका साइज यानी शेप लार्ज होगा, फिर उसके बाद में लार्ज किसका होगा, 18 का लार्ज होगा। अब कंपटीशन में कौन कौन बचा, E10 और E10, क्योंकि हमको अब स्मॉलेस्ट साइज बताना है, तो हम दोनों को लेंगे। किस किस को लेंगे, Na पॉजिटिव को लेंगे और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को ही लेंगे। ठीक है, चलो दोनों को ले लेते हैं। जब दोनों को लेंगे तो हमने देखा कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। अब Na पॉजिटिव में प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में प्रोटॉन कितने हैं, 13 है। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में अगर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, तो उसका साइज क्या होगा, छोटा। तो इसका आंसर क्या आएगा डियर, एल्यूमिनियम 3 प्लस। तो क्लियर, यस, इसका आंसर क्या आएगा डियर, ये डी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन ऑर्डर। अपन को फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम बताना है इसके अंदर, कि सही क्रम कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो हम बात करेंगे यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये होता क्या है। तो सुनो, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, सप्लाइड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर, हिंदी में सुने। देखिए, किसी भी विलगित गैसीय परमाणु, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम प्रदान करते हैं, फिर सुनिए, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा हम प्रदान करते हैं, जिससे कि वो धनायन में परिवर्तित हो जाए, वो कैटायन का फॉर्मेशन कर सके, तो जो हम ऊर्जा सप्लाई करते हैं, जो एनर्जी हम देते हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब चूंकि आयनन ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इसीलिए आयनन ऊर्जा को हम आयनन विभव भी कहते हैं। ठीक है डियर, चलिए
अब लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बिना इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और यही वजह है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो चलो वो पॉइंट मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि वो कौन सा पॉइंट है जो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 18 ग्रुप होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। ठीक है, तो होता यह है कि अगर मैं हेनरी मोजले की बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 ग्रुप होते हैं। तो मैं इसी तरह चलूंगा। तो प्लीज़ आप ये याद रखिएगा कि मैं आपको स्टेबिलिटी बता रहा हूँ। ये देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व। आप स्थायित्व को जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन आपको आयनेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता पर आधारित प्रश्न भी आ जाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमेशा याद रखना कि सेकेंड ग्रुप के कंपैरिजन में, इसको ऐसे कह सकते हैं, जस्ट मोमेंट, देखो थर्ड ग्रुप के कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप हमेशा स्टेबल ज़्यादा होता है, बस इतना याद रखना। थर्ड ग्रुप के कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। आगे सुनिए, 16 ग्रुप के कंपैरिजन में 15 ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी आप याद रखना। और तीसरी चीज़ कि 17 ग्रुप के कंपैरिजन में 18 ग्रुप क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बस 3 पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए, तृतीय वर्ग की तुलना में द्वितीय वर्ग ज़्यादा स्थायी होता है, 16 वर्ग की तुलना में 15 वर्ग और 17 वर्ग की तुलना में 18 वर्ग ज़्यादा स्थायी होता है। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है इन सबके बाहरी कोश में, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन सबके पास हाफ फील्ड और इन सबके पास फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? यानी कि ये पूरित होंगे, इसमें ये अर्धपूरित होंगे और इन सबके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए ये तीसरे से दूसरा ग्रुप ज़्यादा स्थायी होता है और 16 से 15 ग्रुप ज़्यादा स्थायी होता है और 17 से 18 ग्रुप जो है ज़्यादा स्थायी होता है। बस अब आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दिया क्या गया है, देखो बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बड़े प्यार से करेंगे क्वेश्चन, है ना, कैसे, वो भी ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या क्या दिया है, ये देखिए बेरिलियम दिया है, फिर हमको बोरॉन दिया है और फिर हमको नाइट्रोजन दिया है और फिर हमको क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है। अब आप खुद सोचिए दिमाग से कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है और ये किसका डियर, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। आप मेरी जो बताई हुई बातें हैं इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। क्या 15 ग्रुप 16 ग्रुप से ज़्यादा स्थायी है, यानी ऑर्डर क्या रहेगा, ऐसे। और थर्ड ग्रुप से सेकंड ग्रुप ज़्यादा स्थायी है, ऑर्डर कैसे रहेगा, ऐसे। ठीक है, क्लियर। अब रही बात इनके बीच में, तो मैं आपको बता दूं क्या कि जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नेचुरली क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आते हैं, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इनका नाभिक आवेश क्या होता है, बढ़ता है, जिससे इनका साइज क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। और साइज छोटा होने की वजह से इनका जो आयोनेशन पोटेंशियल है वो क्या होता है, बढ़ता है। आयोनेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो नेचुरल है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, है ना भाई, सबसे ज़्यादा किसकी होगी ये हमको बताना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर है। ये देखिए यहाँ पर पहला ऑर्डर ये है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम एंड बोरॉन। फिर ये वाला ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, फिर हमारे सामने ये वाला ऑप्शन है और फिर हमारे सामने ये वाला ऑप्शन है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा ये देखिए 16 से ज़्यादा कौन है, ये देखिए यहाँ पर 16 से ज़्यादा कौन है, स्थाई इनस्टेबल कौन है, 15। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और बोरॉन से ज़्यादा स्टेबल कौन है, बेरिलियम। ठीक है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर मैं बताता हूँ क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि बोरॉन
की आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर बेरिलियम की ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, फिर सबसे बाद में नाइट्रोजन की आयनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये करेक्ट ऑर्डर है डियर। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको चेंज करके भी कर सकते हो। कैसे? बोरॉन पहले ले लो, फिर बेरिलियम, ऑक्सीजन, लास्ट में नाइट्रोजन ले लो। अब इसका ऑर्डर देखो, ये कहाँ पर ऑर्डर है। इन 4 ऑप्शन में देखिए ऑर्डर कहाँ पर है। इस ऑर्डर को जरा ध्यान से देखिए। ये ऑर्डर आपको सिर्फ यहीं मिलता है। ये देखिए, ये ऑर्डर आपको यहीं मिलता है। मैंने इस तरह किया, इसमें ऑर्डर डियर इस तरफ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा डियर? ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा डियर? ए। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया। आपके पास ये ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। ये ट्रिक से आपको बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होते हुए दिख जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए, द ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज। अब यहाँ पर आप इस बात को जरा ध्यान से देखें कि हमारे सामने जो क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुने। द ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, और ऑप्शन हमको दिए हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, ये ऑप्शन हमारे पास। तो डियर मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छे से सुनिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है? तो चलो पहले इसको देखें, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, फिर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक डियर, चलिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो आप एक बात ध्यान रखें, देखिए किसी भी गैसियस एंड न्यूट्रल एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो एनर्जी लिबरेट होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक बार फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर न्यूट्रल होगा तो नेचुरल की एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगी, है ना। एक बार फिर से सुनो, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो एनर्जी हमेशा लिबरेट होती है। तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हिंदी में सुने, किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होगा, जिसको कि मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन क्या क्रिएट होगा। देखो डियर, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको ये बताने की जरूरत है। देखिए, इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जो बताने की जरूरत है, देखिए यहां पर ये कोई एक गैसियस एटम है, ठीक है, और जो कि क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इजीली इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटर कर जाएगा और ये नेगेटिव यानी एनायन का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से एनर्जी क्या होगी डियर, रिलीज होगी। ये याद रखने की जरूरत है, एनर्जी क्या होती है डियर, यहाँ पर रिलीज होगी, यानी ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर उत्सर्जित होगी, ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर निकलेगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर डेलेज की बात करें तो डेलेज के रिस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, हम नेगेटिव करके लिखते हैं। ये याद रखना, डेलेज के रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, इसको हमेशा नेगेटिव करके लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो, ये नेगेटिव आयन है, इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, ये भी गैसेस एनायन ही है ना। और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें एंटर नहीं कर पाता। अब इस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए हमको यहाँ पर एनर्जी क्या कराना पड़ती है, एब्जॉर्ब कराना पड़ती है। ठीक है, यानी कि ये ऋण आयन है और हम जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं तो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉन और ये प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए हमें यहाँ पर ऊर्जा इसको प्रदान करना पड़ती है, यानी कि ये ऊर्जा का अवशोषण करता है और एनर्जी क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। तब जाकर क्या करता है, ये A2 नेगेटिव गैस का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब, ऊर्जा क्या होती है डियर, इसमें अवशोषित होती है। तो यहाँ लिख दिया मैंने एनर्जी
एब्जॉर्ब, ये एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। अब इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो डेल एच के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखते हैं, हम पॉजिटिव करके लिखते हैं, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर हम इसको आगे की तरफ चलें, ये देखिए ए 2 नेगेटिव, ये गैस है, और हम इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को और एंटर कराएं तो डियर अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा रिपल करेंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। तो अब हमको इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी क्या करना पड़ेगी, देना पड़ेगी। तब जाकर क्या करेगा, ये A3 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, यानी ये देख सकते हो। तो इसमें भी एनर्जी क्या हुई, ये एब्जॉर्ब हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एनर्जी ये एब्जॉर्ब हो गई, ठीक। तो यहाँ पर भी डेल एच के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पर भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, सुनो, कि जब कोई न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल गैसेस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो यहाँ जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। उसके बाद अगर वो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दोनों में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो उसमें डेल एच जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्लियर, यस। क्योंकि इन दोनों में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो अब डियर हमें इसी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। तो चलो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पर जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डियर तो हमारे पास है क्या क्या, उस बात को हम देखते हैं। ये देखिए ये 5th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं हम। हमने बोरॉन ले लिया यहाँ पर, फिर हमने कार्बन ले लिया, फिर हमने नाइट्रोजन ले लिया, और फिर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। ये चारों एलिमेंट अब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको इसका चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, इसका होता है डियर 6, इसका होता है 7, और इसका होता है 8। तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 and 3, 6 को लिखेंगे हम यहाँ पर 2 and 4, 7 को लिखेंगे डियर हम यहाँ पर 2 and 5, और 8 को लिखेंगे डियर हम यहाँ पर 2 and 6। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये देखिए इसमें नंबर ऑफ शेल 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ शेल 2 हैं, इसमें भी नंबर ऑफ शेल 2 हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ शेल क्या है इसके अंदर, यहाँ पर ये 2 है, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये पता होगा कि जब नंबर ऑफ शेल सबके सेम हों तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और जिसका साइज ज़्यादा छोटा होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, ठीक है। ये अभी तक हम पढ़ते आए। लेकिन डियर यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो इसके अंदर हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नहीं यूज़ करना है। इलेक्ट्रॉन को जब हम डालते हैं यानी इलेक्ट्रॉन को जब उसको एंटर कराते हैं तो एनर्जी हमें बताना है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो चलो इसके ऑर्डर को हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सुनिए यहाँ पर अभी जो ऑर्डर आपको यहाँ नज़र आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हो। इसके अंदर ऑप्शन हमारे सामने 4 हैं, ये देखिए, ए ऑप्शन ये है, बी ये है, ठीक है, सी ये है, और डी हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूँ आपको, वो थोड़ा सा इस बात को ज़रा हम समझने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या होगा। तो सुनो, नाइट्रोजन और अगर हम ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं, मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन जो है 15 ग्रुप में है और ऑक्सीजन क्या है 16 ग्रुप में, ठीक। तो यहाँ पर 16 ग्रुप के कंपैरिजन में नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। क्या है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये समझ में आ गया आपको। ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ये 16 ग्रुप का है और नाइट्रोजन किसका है, ये 15 ग्रुप का है। कौन, ये नाइट्रोजन। और आपको पता है ये क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है 15 ग्रुप का, किससे, 16 ग्रुप से, यानी ऐसे।
और जो ज़्यादा स्टेबल हैं तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ये जो है इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण भी नहीं करेगा। फिर ये भी ध्यान रखो, जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की। अब आपको ये तो पता चल गया कि सबसे कम नाइट्रोजन की है, तो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए या तो इसका ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है, या इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, सी हो सकता है। अब इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ठीक है, इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ये हमको कंफर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चलो चलते हैं हम। अब यहाँ से इन दोनों का ऑर्डर थोड़ी देर के लिए अगर हम चेंज कर लें तो पता चल गया कि आपको ये नाइट्रोजन इधर आएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्थायी है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस नाइट्रोजन को हटा के आप इधर कर दीजिए, कर दिया हमने, सबसे कम इसकी हो गई। तो नेचुरली अब ज़्यादा किसकी होगी, अब आप सोचिए, नाइट्रोजन की सबसे कम है तो इसको हटा दिया। अब देखिए ग्रुप में यहाँ कोई सब अलग अलग ग्रुप के हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपको पता है ये बोरॉन जो है ये थर्ड ग्रुप का है, और ये मतलब 13 ग्रुप का वैसे देखा जाए तो ये 13 ग्रुप का है, और ये किसका है, ये आपको पता है कि ये 14 ग्रुप का है। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप के हैं। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसे होती जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन होती तो फिर हम उसको अलग तरीके से ट्रीट करते। ये वाली सिचुएशन होती कैसे कि थर्ड ग्रुप का एलिमेंट सेकंड का होता, 16 का, 15 का होता, 17, 18 होता, तो हम ये वाला दिमाग अपना लगाते हैं। लेकिन ये इसमें बस इतना याद रखना कि जो जितना स्टेबल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, और गेन नहीं करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इन सब में जीरो किसकी है, नाइट्रोजन की। बस इसको बाहर निकाल लो, बाकी जैसे हम चलते हैं वैसे ही करो। चलो अब देखो कैसे करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये बोरॉन है, हमारे पास क्या है, कार्बन है, और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। बस इसके लिए तो हमने लिख ही लिया, अब तीनों पे दिमाग लगाओ। अब देखो सभी जगह नंबर ऑफ शेल क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 6 है, तो इसका साइज जो है क्या होगा, बड़ा होगा। और साइज अगर इसका बड़ा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, क्या होगी, इन तीनों कंपेरिजन में जो है सबसे कम इसी में होगी। एक बार फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इनमें शेल, नंबर ऑफ शेल क्या सेम है, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 है, और इसके अंदर क्या है, 6 है। क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ और यहाँ करना चाहिए, और यहाँ करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने यूज़ कर लिया। तो क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज़्यादा तो इसकी होगी, ये तो निश्चित है, सबसे ज़्यादा इसकी होगी। तो इसको तो हमने अलग लिख लिया, यानी सबसे ज़्यादा भाई तेरी है। बस अब इन दोनों में से देखें तो कम किसकी है, 4 वाले की, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। और सबसे कम किसकी होगी, इसकी, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन है। तो अब समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि नंबर ऑफ शेल अगर सेम है तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन के बाद आंसर कौन आएगा, बोरॉन, फिर कौन आएगा, कार्बन, ठीक है, और लास्ट में कौन आएगा डियर, ऑक्सीजन, ये आएगा। ठीक है, यानी नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मेरे तरफ से ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब आंसर मैच करते हैं। आंसर ये कहाँ है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन कहाँ ज़्यादा है, ये देखिए डियर, यानी न ब क ओ, न ब क ओ, यानी सी आंसर है इसका। ये देखिए, देख रहे हैं आप, न ब क ओ, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। और ये इसको आप इधर देख सकते हैं, ये देखिए, न ब क ओ, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसलिए इसका आंसर क्या डियर, ये सी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। इसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगा, लेकिन डियर हमेशा याद रखना, मैं आपकी और हेल्प कर देता हूँ, जो एलिमेंट स्टेबल होगा, जो तत्व स्थायी होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी डियर, जीरो होगी। उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होगी, शून्य। उसके बाद फिर आप दूसरे एलिमेंट को देखो बस, और उसमें भी देखना बहुत इजी है। कैसे कि देखिए, आप नंबर ऑफ शेल अगर सभी में सेम है तो याद रखना क्या, जिसके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाहरी कोश में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा। बस यानी इसका मतलब कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी,
सबसे ज़्यादा होगी, है ना। चलो, तो आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 6 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग द एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन चारों में से 1 2 3 4, इन चारों में से हमको ये बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऋण विद्युतता किसकी ज्यादा है। तो चलो मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की केस में हमेशा दिमाग में रखना कि जिस एटम का जितना छोटा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने आपको कि जिस तत्व का परमाणु आकार जितना छोटा होगा उसकी ऋण विद्युतता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, यस। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो यह कार्बन है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और सल्फर है। ठीक है, तो चलो देख लो इसको जरा कैसे सॉल्व होगा ये। देखो आप लोग रटिए मत, आप लोग है ना समझिए, ये समझने के लिए वीडियो बन रहा है, समझने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रटने वाले बच्चों की आपको पता है कि कंडीशन क्या होती है, बुलबुलों की तरह होती है ना। और ऐसे लोग कभी भी है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस नहीं रहते हैं, क्योंकि वो रटते हैं। तो रटिए मत, थोड़ा समय दीजिए और समझिए उसको, है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ इसको देखें, हमारे सामने क्या क्या है, ये कार्बन है और यहाँ हमारे सामने मैग्नीशियम है, हमारे सामने ऑक्सीजन है और हमारे सामने क्या है, सल्फर है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब एटॉमिक नंबर तो नेचुरली आपको आना ही चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना, 6। इसका कितना होता है, 12। इसका कितना होता है, 16। और इसका एटॉमिक नंबर जो है माफ़ करना 8 होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का, और सल्फर का होता है डियर 16। एक बार फिर से देखिए, कार्बन का 6, मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 8 और सल्फर का 16। अब इसको बोर-बरी लॉ के अकॉर्डिंग इसके शेल बना लेते हैं हम। कैसे, ये देखिए, ये 2 and 4, 12 को कैसे करेंगे हम, 2 8 and 2, और फिर यहाँ इसको कैसे करेंगे, 2 and 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम, ये 2 8 and 6। अब इनके नंबर ऑफ शेल लिख लो। नेचुरली ऊपर कितने नंबर ऑफ शेल, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ शेल कितने, 3 हैं। इसमें नंबर ऑफ शेल कितने, 2 हैं। और इसमें भी नंबर ऑफ शेल कितने डियर, 3 हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जिस एटम का साइज जितना छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी ऋण विद्युतता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो नंबर ऑफ शेल इसमें 3 हैं और बाकी के 2 के 2 हैं, तो नेचुरली इसका साइज क्या बड़ा है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हो कौन सा सकता है, जिसका 2 है। अब हम 2 वाले को देखेंगे, यानी किसको देखेंगे, हम कार्बन को देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन को। अब आपको इसमें भी ये देखना है कि दोनों में नंबर ऑफ शेल सेम है, मगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आकार इसका ज़्यादा छोटा होगा, इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा छोटा होगा। उसका साइज ज़्यादा छोटा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो यस, यस। ठीक है, चलो तो समझ में आ गया आपको डियर ये, यस। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस समय, मेरे आसपास ना स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, वो भी इस वीडियो को भी बना रहा हूँ और उनको भी समझाते जा रहा हूँ मैं। तो 2 in 1 आज ये पहली बार इस प्रोसेस को कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ, आवाज़ बेटा आवाज़ मत करो, है ना। ठीक है, चलिए अब देखो, सिर्फ फील करो, रियलाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अरे डियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। वैसे डियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या होती है, देखिए डियर बहुत प्यार से देखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर कोई 2 एलिमेंट है, ए एंड बी। यहाँ पर कोई 2 तत्व है, ए एंड बी। ठीक है, अब इनके बीच में ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एक एटम या तो ए या बी इस शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, पुल कर लेता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो इस टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सुनिए, किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन होता है
उसको कोई भी एक एटम जिसका कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसका कि नाभिक आवेश ज़्यादा होता है, उस शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मान लो H और Cl है, इनके बीच में सपोज कर रहे हैं ना, इनके बीच में यहाँ पर ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है क्या ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इस शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? पुल कर लेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो इस एटम की ये टेंडेंसी, जिसकी वजह से ये शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन जो कि इन दोनों एटम के बीच में था उसको खींच लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है डियर, अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात तो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे डियर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए क्या करेंगे आप? सबसे छोटा साइज देखेंगे। तो नेचुरल है भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के क्या करेंगे आप? सबसे बड़ा साइज देखेंगे, बस। जिसका सबसे बड़ा साइज, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। चलो 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 देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है। तो नेचुरल कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए इन एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ये एलिमेंट्स हमारी आंखों के सामने हैं। देखिए डियर, पहला है कॉपर, दूसरा है हमारे सामने सीजियम, तीसरा है हमारे सामने Ba यानी कि बेरियम, और फोर्थ है हमारे सामने Cr। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है। एटॉमिक नंबर बिल्कुल आपको काउंटिंग उंगलियों पे आनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना डियर? 29। सीजियम का होता है डियर 55, और इसका होता है 56, किसका? Ba का। और यहाँ Cr का होता है डियर कितना? 24। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिए। चलिए अब डियर देख लीजिए कि यहाँ पर जो 29 एंड 24, इन दोनों का एटॉमिक नंबर कम कम है, मगर इन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या डियर? ज़्यादा है। इसका मतलब क्या निकला कि या तो इसका ऑप्शन ये होगा या इसका ऑप्शन ये होगा। ये तो 55 होगा और 56 होगा। डियर बहुत ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, अब 55 और 56, अब हम पहले 55 लेके चलते हैं। ये देखिए 55 लेके चल रहा हूँ मैं। सीजियम का जिसका कि 55 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए 2 8 8 18 18, आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है। ये देखिए 18 18 36 36 और 10 46 46 एंड 8 कितने होते भाई? 54। इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। देख लिया डियर आपने? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें नंबर ऑफ शेल काउंट करिए प्लीज। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें टोटल शेल कितने हैं? 6। अब अगर हम बेरियम की बात करते हैं, इसका 56 है, तो नेचुरल इस 56 के लिए क्या करेंगे हम? देखिए बेरियम का जिसका कि 56 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए प्लीज 2 8 8, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 18, बिल्कुल सेम चलेगा। फिर 18 और यहाँ पर क्या आएगा डियर? 2 आ जाएगा। तो इसमें भी नंबर ऑफ शेल क्या डियर? 6 है। अब आपको ये तो पता चल गया डियर कि दोनों में नंबर ऑफ शेल जो है सेम है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? याद करो याद करो याद करो याद करो। मैंने आपसे कहा था जब नंबर ऑफ शेल सेम हो तो आउटर मोस्ट शेल में जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज क्या होगा? छोटा। और जिसका साइज छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जिसकी कम है उसकी जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। तो डियर इन दोनों में हमको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बताना है, यानी कि धन विद्युता बताना है। तो आपको बता दूं मैं, CS की धन विद्युता सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसका आकार बड़ा है। भाई बेरियम की कंपैरिजन में CS का साइज क्या है? बड़ा है। मैंने बताया ना आपको, दोनों में अगर शेल सेम हो तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है डियर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है साइज पर। जितना छोटा साइज उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है? जिसका जितना बड़ा साइज
उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। इसलिए इसका आंसर क्या है डियर, सी एस। यानी कि अब आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है डियर, सी एस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गए। ठीक है डियर, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन अगला है, और क्वेश्चन इस तरह से देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास आपको बताने के लिए दो क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैं आपको पहले ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ और फिर आखिरी क्वेश्चन ये करके वीडियो को ऑफ करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखें आप। ये क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पर ये 9th नंबर क्वेश्चन है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा प्लीज़। क्वेश्चन देखिए, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। हमको बताना है कि जिसकी सबसे अधिक ऋण विद्युतता है उसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से है। समझ में आ गया? वंस मोर आई कैन रिपीट, लिसन वंस अगेन। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अब देखिए, NH2 NP3, NH2 NP4, NH2 NP5, NH2 NP6। डियर जरा सुनिए, आपको अगर ये ऐसे अजीब सा लगता हो ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ ये है क्या, आप इन दोनों काउंट करो। इसके आउटर मोस्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, 5। तो मैंने आपको यहाँ पर ये 5 लिख दिया। फिर इनको काउंट करो, आखिरी में क्या आएगा, 2 और 4 6, ये 6 आ गया। इन दोनों काउंट करो, क्या आएगा, 7, ये 7 आ गया। इन दोनों काउंट करो, क्या आ गया, 8। तो डियर जरा ध्यान दीजिए, ये इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 8 है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 7 है, इसमें 6 है और इसमें 5 है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो पहले से ही स्टेबल है। ठीक है, और जो स्टेबल होता है ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगी डियर, 0। इसको तो हटा दो कंपटीशन से बाहर, चलो 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 चलो, बाहर हटा दिया। अब हमारे पास ऑप्शन कौन से, 3, यानी दिस, दिस एंड दिस। अब आप खुद सोचिए कि जल्दी से कौन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो आंसर आता है ये। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कितने चाहिए, 3, इसको सिर्फ 1 चाहिए। इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ये होगा। और जानते हो डियर ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, अरे भाई हेलोजेंस का, यस। ये जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना उन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसमें एस्टेटिन क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों एलिमेंट में जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और आपको पता है ये किस ग्रुप में रखे गए हैं, ये 17 ग्रुप में रखे गए हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, हेलोजन बोलते हैं। ठीक है डियर, और फ्लोरीन को केवल मालूम क्या बोलते हैं, सुपर हेलोजन बोलते हैं। किसको, फ्लोरीन को। याद रखिएगा, पूरे ग्रुप को हेलोजन, ओनली फ्लोरीन को बोलते हैं हम सुपर हेलोजन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है डियर, कितनी, 4.0। बाकी इन सब की क्या होती है, कम होती है। जैसे Cl की कम हो जाएगी, है ना, इसकी और कम और इसकी और कम, सबसे ज़्यादा इसकी होती है। तो डियर ये क्वेश्चन तो मेरा हो गया। और आज का आखिरी क्वेश्चन है डियर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ, जरा ध्यान दीजिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। अब देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज। तो डियर आप बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नो प्रॉब्लम। बस आप बोर्ड यहाँ पर देखते जाइए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारे सामने एलिमेंट है उनको हम एक बार ज़रा लिख लें। ठीक है, देखिए कौन है हमारे सामने, कार्बन, फिर कौन है, नाइट्रोजन, फिर कौन है, ऑक्सीजन, और फाइनली हमारे पास कौन है, फ्लोरीन। अब देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर, 6। इसका कितना होता है डियर, 7। इसका कितना होता है डियर, 8। और एफ का कितना होता है, 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आपको मैं तरीका तो बता ही दूंगा, करना कैसे है वो भी देख लीजिए आप। कि पहले तो भैया बोर बरी लॉ से कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सिंपल सी बात है। अब 6 को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे 2 and 4, ये 2 and 4 कर दिया हमने। अब यहाँ पर 7 को कैसे करेंगे भाई, इसको हम ऐसे करेंगे, देखिए
2 एंड 5। 8 को कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम 2 एंड 6, और 9 को करेंगे हम यहाँ पर 2 एंड 7। कर लिया। अब डरने की जरूरत नहीं, अभी प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि उसने सेकंड बोला, सेकंड सेकंड सेकंड, आंखों से देख लो एक बार क्या बोला उसने, सेकंड, फर्स्ट नहीं बोला है। सेकंड का मतलब होता है कि भैया पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर दूसरे के बारे में सोचो, है ना। तो चलो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फर्स्ट बोलते हैं और दूसरे को निकालते हैं तो सेकंड बोलते हैं। तो डियर, इस क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन बताऊं, ठीक है। चलिए, उसको आप देखें तो उससे आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। वो इसी से रिलेटेड है, इसको भी हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा देखें आप इसको, वो कैसे होगा। देखिए, आपको बता दूं मैं आपको, ये एक गैसेस एटम है, ठीक है। गैसेस है, साथ में न्यूट्रल है, ये ना उदासीन है, और कौन है, ये गैसीय अवस्था में उपस्थित परमाणु है। तो ये क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें से निकालूं तो निकालने के लिए ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगी, है ना। तो मैंने इसको एनर्जी दे दी, ये आई मतलब एनर्जी दे रहा हूँ उसको मैं, आयोनेशन पोटेंशियल बोलेंगे इसको, यानी आई एनर्जी दे दी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेगा, यानी गैसेस कैटायन बनाएगा, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो सुनो, किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, सप्लाई एनर्जी इज कॉल्ड आयोनेशन एनर्जी, ठीक। यानी कि किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए, ये भी कह सकते हो, किसी भी गैसेस न्यूट्रल एटम को कैटायन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनेशन एनर्जी। अब बिकॉज हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अब हम इसमें से सेकंड को निकालेंगे, तो चलो पकड़ के लाओ इसको, आ जाओ, ये आ गया। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देंगे तो हमको डियर एनर्जी क्या देना पड़ेगी, ज़्यादा देना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि प्लस लगाने पर इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए, मगर प्रोटॉन तो कांस्टेंट होते हैं। तो उन प्रोटॉन का अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा, तो अब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा क्या करना पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगी। तो इसीलिए जो I2 है, यानी सेकेंड आयोनेशन एनर्जी, ये क्या होगी, मोर। क्या होगी डियर, ये मोर। इससे पहले है ना लेस थी, लेस, है ना। इसमें क्या है, हमको ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ रही है। अब इसने क्या कर लिया, A2 पॉजिटिव गैसेस बना लिया और यहाँ से एनर्जी निकल गई। अब देखो ना डियर क्या हो गया, अब देखो ना बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, है ना। इसको फिर से लेकर के आएंगे हम लेकर आए A2 पॉजिटिव, ये गैसियस। अब नेचुरली क्या हो रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए, ठीक है। तो अब जब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन तो अनचेंज रहते हैं, तो उन प्रोटॉन का अब बचे हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि अभी तक का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बोल यस, हाँ। तो सबसे ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि अब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको और ज़्यादा एनर्जी करना पड़ेगी, स्पेंड करना पड़ेगी। तो हमने एनर्जी और ज़्यादा स्पेंड कर दी, तो ये क्या हो जाएगी, मोस्ट एनर्जी। ये देखो, और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया डियर, बाहर निकल गया है। तो ये 3 पॉजिटिव गैसियस और इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे सर इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कौन सी बात बता दिया। डियर बता रहा हूँ भाई, रुक तो जाओ। ये देखो I1, I2 एंड I3, ये डियर इसका करेक्ट ऑर्डर है, यानी कि फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी, सेकंड आयोनेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनेशन एनर्जी। आपने देखा होगा फर्स्ट से ज़्यादा किसकी है, सेकंड की, और सेकंड से ज़्यादा किसकी है, थर्ड की। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, याद रखिएगा डियर। और यहीं से क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। फिर चलो, अब हमारा बचा हुआ क्वेश्चन को हम एंड करते हैं। अब देखो, पहले तो हमें कहा उसने क्या है, ये देख लो, उसने हमसे कहा सेकंड आयोनेशन पोटेंशियल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में जो सेकंड अटेम्प्ट करेंगे भाई, उसको बोलेंगे हम। तो पहले एक एक तो निकाल लो सब में से, चलो भाई निकालो, एक एक निकालते रहो। ये देखो, सब में से क्या कर रहे हैं अपन, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, क्यों भाई, है ना, वही तो। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 3, यहाँ पर क्या होगा 2 एंड 4, यहाँ पर क्या होगा 2 एंड 5, और यहाँ पर क्या होगा 2 एंड 6। क्यों भाई, मानते हो, हाँ। अब देखना, अब फर्स्ट निकलने के बाद
अब हम सेकंड को निकालने के लिए जो एनर्जी क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड आयोनेशन एनर्जी। अब देखो डियर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी ये सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है डियर, बहुत प्यार से देखिएगा, ये सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी है। अब हमें इसी को एडजस्ट करना है, ठीक है, तो चलो इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए अब हमारे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है वो देख सकते हैं। देखो डियर यहाँ हमारे सामने जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं आप कि इस तरह से ऑप्शन बने हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे सामने, ये देख सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर दूसरा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, फिर तीसरा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें देखना है, तो चलो शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको हमेशा पता होगा कि अगर आप पहले बहुत प्यार से देखिएगा, देखो अच्छा लगेगा आपको, अच्छे से देखना प्लीज़। हाँ देखो, ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना है, 6 है, और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना है, 5 है। तो नाइट्रोजन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, ऑक्सीजन से, तो इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ आपको। हाँ अब इधर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये 5 कहाँ पर है, ऑक्सीजन के अंदर है, ठीक है। पहले आप ये देखिए 6 कहाँ पर था, ऑक्सीजन में था, और 5 कहाँ पर था, नाइट्रोजन में था, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, 16 ग्रुप के कंपेरिजन 15 ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब वो कंडीशन कहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई। ये देखिए किस किस के अंदर, 6th and 5th, यानी कि ये कौन सा ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है डियर। अब अरे भाई ये 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, और ये किसको कर रहा है, 15 को कर रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी किसकी होगी, इसकी ज़्यादा होगी, किसकी होगी, इसकी मोर होगी, और इसकी क्या होगी, लेस होगी। भाई मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ अभी, इसकी कम और इसकी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, अर्ध पूरी, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इसकी ज़्यादा आयोनेशन एनर्जी होगी, इसकी क्या होगी, कम होगी। अब रही बात, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 3 हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 4 हैं। तो नंबर ऑफ शेल दोनों के क्या है, 2, इसके भी 2 हैं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उसका साइज़ क्या होगा, ज़्यादा छोटा होगा। ज़्यादा छोटा होने की वजह से इसकी आयोनेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों में भी कंपटीशन कर दिया मैंने, क्या, इसकी लेस और इसकी क्या होगी, मोर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आ गया ये, यानी इसका आंसर क्या है डियर, सी, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया इसका करेक्ट आंसर सी, ये आपने देख लिया, यस, यही इसका आंसर।